Hello and welcome to this very important session where we are going to begin the poem The Patriot. One of the very important poems out of the 5 poems that you have been prescribed in your syllabus for the board exams. This poem is going to be a very vital poem when you prepare for your board exams and when you study Robert Browning. Robert Browning is a very important poet and he has a good aura in the world of English literature. तो जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हम पोएम को जानें, पोएम के ऑथर के बारे में जानें, जो पोएट है उसने क्या लिखा है, वो कैसी पोएम्स लिखते थे, वो किस समय में लिखते थे। क्योंकि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, ओके, कि आप उसमें आकर के आप मार्क्स स्कोर करते हैं एंड यू जस्ट डू इट फॉर मार्क्स, ओके। इट हैज़ सम लेसन दैट यू टेक अवे। आप कुछ मोरल लेसन्स लेकर के जाते हैं लिटरेचर से। तो हमेशा जब लिटरेचर आप पढ़ें उसको खाली मार्क्स तक, एग्ज़ाम्स तक सीमित मत रखें, उसको हमेशा आप इस तरह से पढ़ें कि आप उससे एक क्या लेसन ले सकते हैं। बिकॉज लिटरेचर इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मिरर टू द सोसाइटी, जो कि जो कमियां हैं सोसाइटी में उनको दूर करने के लिए होता है। सो बिफोर गोइंग एंड टीचिंग यू द पोएम इन डिटेल, फर्स्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी बिगिन, जब हम पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम पोएम को किस तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। I guarantee that this session is going to be a very interesting session, but you will have to watch this video till the end because the line by line explanation of this poem will be given to you in this video itself. So do watch this video till the end और I hope ये वीडियो देखने के बाद आपका एक पोएम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रेस्क्राइब्ड है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। So the title of the poem is The Patriot. तो सबसे पहले टाइटल को जानना ज़रूरी है। पेट्रियट का मतलब क्या होता है? पेट्रियट का मतलब होता है the person who dedicates his life towards his country, towards his nation. Okay? And patriot is a very strong word. All of us are patriots. We all have love for our country, for our nation. So this poem has been written by Robert. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, पोएम के बारे में जानेंगे। So Robert Browning was born on 7th May 1812 and he died in 1889 on 12th December. This is the lifespan of Robert Browning. He is a Victorian poet. He is a Victorian poet. This is also something that is to be remembered. He is a Victorian poet. Why do we call him a Victorian poet? क्योंकि ये विक्टोरियन एज में लिख रहे थे। और विक्टोरियन एज हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय पे क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के ऊपर राज कर रही थी। एंड when we move forward and we study this poem, it becomes important to know the background in which this poem was written. Victorian age एक ऐसा समय था जब रॉबर्ट ब्राउनिंग लिख रहे थे और उस समय में ब्रिटेन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, लोग शहर की तरफ भाग रहे, लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे थे, नेचर से लोग दूर जा रहे थे और अब नए नए साइंस डिस्कवरीज होने लगे थे। तो साइंस डिस्कवरीज की वजह से एक जो चर्च का कंट्रोल था या लोगों का जो विश्वास था चर्च में और गॉड में, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था? इट स्टार्टेड टू गो डाउन। लोगों को अब डाउट होने लग गया था। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इतना बदलाव आ चुका था कि लोग भगवान के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाने लग गए थे। जब चार्ल्स डार्विन्स की थ्योरी आती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें वो बोलता है कि हमको भगवान ने नहीं बनाया है, हम लोग बाय द टाइम इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी और साइंस डिस्कवरीज होती हैं और लोगों का फिर माइंड दूसरी तरफ जाना शुरू होता है। सो मेनी ऑफ द पोएट्स, Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, many poets of that age, they were concerned about this loss of faith in religion. Matthew Arnold, there were many poets जो कि इस चीज़ से परेशान थे क्योंकि जो गॉड की अथॉरिटी थी उसको अब लोग क्वेश्चन करने लग गए थे। सो विक्टोरियन एज इज़ नोन एज द एज ऑफ रीज़न, द एज ऑफ कन्फ्यूजन। वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था। जो पॉपुलेशन था ब्रिटेन का बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था और चीज़ें बहुत कंट्रोल में नहीं थी। सो दैट इज़ द बैकग्राउंड व्हेन रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज राइटिंग।
सो दैट्स वाई व्हेन विल सी, जब हम पोएम में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएम को ख़त्म करते करते रिलीजन की भी बात करते हैं, वो भगवान की भी बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस पोएम से हम सीख करके जाएंगे, बट प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट स्किप द वीडियो, बिकॉज इफ़ यू स्किप, अगर जो आप स्किप करेंगे वीडियो तो आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो now we know what the title of the poem is and we know who the poet is, we know the lifespan of the poet, he is also a Victorian poet, उनको Victorian poet क्यों बोला जाता है। ओके, और इसका एक सब टाइटल भी है पोएम का, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं कि इस पोएम का सब टाइटल है एन ओल्ड स्टोरी, एन ओल्ड स्टोरी, एन ओल्ड स्टोरी, दिस इज द सब टाइटल ऑफ द पोएम द पेट्रियट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए 2 एस्पेक्ट्स टू कीप इन माइंड वाइल वी स्टडी अ पोएम, 2 चीज़ें जो हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए जब हम पोएम को पढ़ते हैं, और हर एक पोएम को 2 एस्पेक्ट से हमेशा देखना चाहिए। एक होता है फॉर्म ऑफ द पोएम, कि वो किस तरह से लिखी गई है, क्या टेक्निक यूज़ किया गया है ऑथर के द्वारा, प्लस उसका कंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब ऑथर जो है, जो पोएट है, हमको क्या बताना चाह रहा है उस पोएम से हम क्या सीख ले करके जाते हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर, ये होता है कंटेंट। कंटेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है थीम या फिर सेंट्रल आइडिया उसको बोल सकते हैं, जो मैसेज होता है, और सब्जेक्ट मैटर होता है किसके ऊपर वो निर्धारित है, किसके बारे में लिखी गई है। सो दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। जो आपका कंटेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब जब नया पैटर्न आ गया है, क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से बनाए जाएंगे, तो आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट स्किप विथ जस्ट अ समरी। आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी स्टक वाइल यू विल बी आंसरिंग योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म। इस पोएम का फॉर्म क्या है? ये पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। So Robert Browning was also famous for inventing a very beautiful form of poem that is called dramatic monologue. Dramatic monologue, monologue क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल और लॉग मतलब होता है डायलॉग। ये लॉग वर्ड आता है डायलॉग से बातचीत। तो जब सिंगल इंसान बोलता है, सामने वाला इंसान प्रेजेंट होता है लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यू ऑल कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन योर बुक, बट प्लीज़ जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके साथ आपकी बुक होनी चाहिए, आप उस बुक में नोट बनाते रहें। उससे ज़्यादा अच्छा आपको कहीं नोट्स नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ अपनी बुक में सारे नोट्स बनाते चलें और जो जो पॉइंट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते चलें। ओके, सो ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ स्पीच बाय अ सिंगल person addressed to someone who remains silent but whose presence is felt। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो सिंगल पर्सन से स्पीच होता है, और इसमें आप लिसनर जो होता है वो साइलेंट होता है, वो बोलता नहीं है। ओके, और इसकी जो शुरुआत होती है वो एब्रप्ट होती है और वो अचानक से होती है। सो दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पेट्रियट? अगर जो आपसे कोई पूछ ले कि पेट्रियट का फॉर्म क्या है, तो ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग। पेट्रियट का सब टाइटल क्या है? एन ओल्ड स्टोरी। इसको लिखा किसने है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ पोएट ऑफ विच एज? Victorian age. Why is he called a Victorian poet? Because he was writing during the Victorian age. So I hope यहाँ तक क्लियर है। Victorian age के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि उस समय पे प्रॉब्लम्स क्या थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोगों का चर्च में भगवान में विश्वास उठता जा रहा था, एंड फिर हमने बताया और हमने देखा कि किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए 2 चीज़ों का हमेशा एनालिसिस होना चाहिए। एक है वो फॉर्म और एक है कंटेंट, कि अब हम आपको पोएम में मिलने वाला क्या है, हम पोएम में पढ़ने क्या जा रहे हैं। सो आई होप सो फार सो मच इज़ क्लियर। और अब हम आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ विल सी दैट व्हाट द पोएम हैज़ टू ऑफर अस। पोएम का सब्जेक्ट क्या है, पोएम का कंटेंट क्या है। तो जब हम पोएम को आगे पढ़ने शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन इस पोएम का बता देता हूँ। ये पोएम हमारे सामने प्रस्तुत करती है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक पेट्रियट है, जहाँ पे एक इंसान अपने आप को ये बताता है कि 1 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था और एग्जैक्टली 1 साल के बीच में कितने सारे चेंजेस आ गए। तो ये पोएम को जब आप पढ़ेंगे यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। आप खुद से पूछेंगे कि लाइफ क्या है। लाइफ बहुत अनसर्टेन, आपके साथ आपके जीवन में जो लोग हैं आज वो भी बहुत अनसर्टेन हैं। आज आप उनके लिए अच्छे हैं तो वो आपके साथ हैं, कल आपसे कोई गलती हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक कमिटेड बाय यू, वेदर यू हैव डन इट विलिंगली और अनविलिंगली, जानबूझ के किया या बिना जाने किया, अनजाने में हुआ, बट पीपल डोंट स्टे।
people are not bothered whether you have done it in all senses और आपसे गलती से हो गया। तो ये पोएम दिखाता है एक ऐसे इंसान की स्टोरी जहाँ पे वो 1 साल पहले जब उसका स्वागत हुआ उस देश में, तो पूरा देश को सजाया गया, रोड्स में फ्लावर्स डाल दिए गए, फूल, मॉर्टल फ्लावर और रोजेस से पूरी रोड्स को भर दिया गया और हर तरफ रोड में सड़कों पे लोग खड़े हुए थे, उसका वेलकम कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे, उसके लिए चीयर कर रहे थे। ना कि रोड्स पे, छतों पे, हर जगह पे फ्लैग्स लगे हुए थे और सब उसके लिए चीयर कर रहे थे और खुशी मना रहे थे क्योंकि उसने कुछ अचीव किया था। तो आपकी सक्सेस में तो लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके फेलियर्स में लोग आपके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं, हम इस पोएम में पढ़ेंगे। और 1 साल के बीच में कितने चेंजेस आ सकते हैं ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पोएम में पढ़ेंगे वो है कि हमें हमेशा एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए। किसी के बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने से हमें ऊपर नहीं उड़ना चाहिए और किसी के कुछ हमारे बारे में ख़राब बोलने की वजह से हमको अपने आप को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। सो इफ़ यू आर रेडी, shall we begin the poem and the explanation of the poem in detail? You'll be getting the text on the screen and we'll be moving forward and explanation will be done line by line. So let us begin. So this poem comprises of 6 stanzas. Each stanza has 5 lines each and we'll be doing the explanation of the poem स्टैंजा वाइज। पहले हम पहला स्टैंजा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दूसरा स्टैंजा और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट स्टैंजा पहुँचते पहुँचते आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत क्लियरली समझ आ चुकी। सो लेट अस बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द पेट्रियट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा। I'll read aloud and then I'll explain the poem and each and every line and its implication. हम एक स्टैंजा पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे कि उसका क्या मतलब है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पोएम हमको ले जाती है फ्लैशबैक में, हमको 1 साल पहले ले जाती है जब पेट्रियट आज की सिचुएशन में अपने आप को पाता है और फिर वो कंपेयर करता है कि 1 साल पहले उसकी सिचुएशन कैसी थी। तो सबसे पहले हमको वो उस बारे में बताता है और हम देखते हैं कि 1 साल पहले इस पेट्रियट के साथ उसी दिन क्या हुआ था। He mentions and he says, "It was roses and roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had a year ago on this very day." तो सबसे पहले स्टैंजा में वो हम देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहली लाइन, "It was roses and roses all the way." वो बहुत ज़्यादा फोकस करके हमको बताता है कि पूरे रास्ते में जब वो वापस आ रहा था, जब उसका वेलकम किया जा रहा था इस शहर में 1 साल पहले, ये सारा सिचुएशन 1 साल पहले का वो बता रहा है। इट वॉज रोजेज एंड रोजेज ऑल द वे, विथ मॉर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। रोजेज तो आप समझते हैं क्या होता है, और मर्टल भी एक वाइट कलर का फ्लावर होता है। तो रोजेज और मर्टल ये दोनों को मिक्स करके पूरे रोड में बिछाया गया है। फॉर व्हाट? It was roses and roses all the way, with myrtle mixed in path like mad. Like mad means कि कोई भी जगह नहीं बची थी, हर एक कॉर्नर को भर दिया गया था। किससे? रोज से और मर्टल से, दोनों को मिक्स करके। किसके लिए? उसके वेलकम के लिए। और लोग कहाँ थे? The house roofs seemed to heave and sway, the church spires flamed. तो house roofs seemed to heave and sway, लोग छतों में खड़े हुए थे और वो ऐसे उसको देखने के लिए इच्छुक थे कि वो एक दूसरे के ऊपर भी जा करके उसको देखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि समुद्र की लहरें जैसे हीव करती हैं और स्वे करती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं। उसी तरीके से लोग, they were excited to look at their hero, the patriot. How many days ago? A year ago on this same very day. तो पेट्रियट हमको आज की सिचुएशन के बारे में अभी नहीं बताता है, लेकिन 1 साल पहले वो क्या बताता है कि जब मैं आया था, इट वॉज रोजेज एंड रोजेज ऑल द वे। तो रोजेज और मर्टल को दोनों को मिक्स करके रोड में पूरा बिछा दिया गया था। द हाउस रूफ्स seemed to heave and sway, सारे लोग सब जा करके छतों में खड़े हुए थे। and they were
looking at the patriot and that scene was so beautiful. वो ऐसे लग रहा था कि समुद्र की लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं. It was beautiful. Church spires flamed, such flags they had. और चर्च के ऊपर जितने भी चर्च थे सभी के ऊपर ब्राइट कलर के फ्लैग्स लगाए गए थे जो कि सिंबल था किसका, एनर्जी का. और वो दिखा रहा था कि लोग कितने खुश थे. वो फ्लैग्स इतने कलरफुल थे as if they were burning, as if they were flame a year ago on this very day. और ये सब कब हुआ था, आज से 1 साल पहले. तो this is the explanation of the first stanza. I hope you have understood. तो 1 साल पहले he was welcomed with roses. Myrtle क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि what is myrtle. Myrtle is a white color flower. तो roses और myrtle को मिला करके फूल बिछा दिए गए थे. किसको वेलकम करने के लिए, पेट्रियट को वेलकम करने के लिए. बिकॉज ही वॉज द हीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर डे एंड ही वॉज लविंग दैट. एंड व्हेन डिड दिस हैपन, ये सब कब हुआ था, अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे. तो जब वो ये पोएम लिख रहा है या जब वो ये इंसिडेंट बता रहा है उसी समय की वो बात है जब वो ये इंसिडेंट के बारे में बता रहा है. आज से 1 साल पहले ये चीज़ें हुई थी. 1 साल पहले उसको इस तरह से वेलकम किया था, हर जगह फ्लैग्स लगाया गया इन द वेलकम ऑफ द पेट्रियट. ही वॉज लविंग इट, ही वॉज एंजॉइंग इट. बट विल दिस रिमेन फॉर एवर, क्या ये हमेशा रहेगा? आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि सेकेंड स्टैंजा में वो हमारे लिए क्या बताता है. सो आई होप द फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर. और आपको पता चल गया कि पेट्रियट बताता क्या है. वो 1 साल पहले की बात बताता है जब उसको रोजेज़ और मॉर्टल से रोड में बिछा करके उसका स्वागत किया गया था, एज इफ ही वॉज अ हीरो. सारे चर्च पे ब्राइट कलर्ड फ्लैग्स लगा दिए गए थे. वो ऐसे कलरफुल फ्लैग्स थे जैसे लग रहा था कि वो आग की तरह शाइन कर रहे थे. जैसे जब आप आग जलती है और उसका फ्लेम देखते हैं, इतना कलरफुल, इतना ब्राइट होता है, इट सिम्बलाइजेज एनर्जी. तो ये फ्लैग्स लोगों की एनर्जी बता रहे थे, लोगों की खुशी को जाहिर कर रहे थे उस पेट्रियट के वेलकम के लिए. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में भी जब हम पढ़ते हैं आगे तो हम पाते हैं कि जो पेट्रियट है वो उसी 1 साल पहले की बात बता रहा है हमको. एंड ही गोज ऑन टू से द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स. वो हमको बताता है कि जो एनवायरनमेंट हमारे आसपास में था वो बहुत ब्यूटीफुल था. द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स. कहता है जो हवा थी वहाँ की, उसमें क्या गूंज रहा था, उसमें बेल्स की आवाज़ गूंज रही थी. लोग तेज़ी से बेल्स को बजा रहे थे. एंड दैट वॉज ऑल्सो अ साइन ऑफ वेलकम. इंग्लैंड में बेल्स को कई तरीके से बजाया जाता है और हर एक तरीके का बेल एक अलग मैसेज कन्वे करता है. जब बेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरवल होता है, एक बेल को बजाया फिर बहुत देर के बाद दूसरी बेल को बजाया, वो एक सैड मैसेज देता है कि कुछ सैड हुआ है, किसी का डेथ हुआ है. अभी रिसेंटली क्वीन ऑफ ब्रिटेन शी डाइड, शी पास्ड अवे. सो तब उस तरह की बेल बजाई गई और वेलकम के लिए यहाँ पे तो सब खुश थे, तो इसलिए इतनी तेज़ी से बेल बजा रहे थे दैट दे वर all enjoying and loving it. तो इसीलिए पेट्रियट कह रहा है the air broke into a mist with bells. मतलब कि जो एयर थी उसमें क्या भरा हुआ था, उसमें खाली बेल्स की आवाज़ आ रही थी. The air was full of the sound of the bells. The old walls rocked with crowd and cries. और जो old walls थे, वो जो ancient buildings जो सदियों से बनी हुई हैं, आज तक नहीं टूटी. ऐसे लग रहा था लोग इतनी तेज़ी से, क्राउड जो था वहाँ का इतनी तेज़ी से चीयर कर रहा था, इतनी तेज़ी से उसको बुला रहा था. इट सीम्ड एज इफ जो ओल्ड वॉल्स थी जिनको आज तक कोई भी वेदर, कोई भी मौसम नहीं हिला पाया, नहीं तोड़ पाया, इट सीम्ड एज इफ दे वर रॉक्ड. इट सीम्ड एज इफ वो हिल सकती थी, इतनी तेज़ी से लोग बोल रहे थे. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जैजरेशन. जो पेट्रियट है वो इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है ताकि हमारे तक वो उस एग्जैक्ट सिचुएशन का एनवायरनमेंट हमारे सामने रख सके कि कितने मॉस लेवल पे उसका वेलकम किया जा रहा था. द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद क्राउड एंड क्राइज. इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, ऐसे लग रहा था कि वो जो एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो टूट जाएंगी, वो गिर जाएंगी. सो इन 2 लाइन से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने खुश थे. हाउ हैप्पी दे वर टू वेलकम हिम. इतनी तेज़ी से चीयर कर रहे थे, इतनी तेज़ी से उसका वेलकम कर रहे थे. विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी
हैड आई सेड गुड फॉक mere नॉइज रिपेल्स, तो कहता है अगर जो मैंने उनसे उस सिचुएशन में बोला होता कि गुड फॉक मतलब वो कह रहा है भाइयों और बहनों, अपने लोगों से वो बात करना चाह रहा है, कह रहा है अगर जो वो लोग इतने खुश थे कि अगर जो मैंने उनसे उस सिचुएशन में बोला होता गुड फॉक mere नॉइज रिपेल्स, कहता है क्या आप लोग खाली बात ही करेंगे, आपकी जो बात है वो रिपेल कर रही है, वो मुझे इरिटेट कर रही है, आपकी जो चीयरिंग है वो मुझे इरिटेट कर रही है, विल यू डू ओनली दिस, या तुम मेरे लिए कुछ और कर सकते हो। मतलब कि वो इस सिचुएशन में ये कहना चाह रहा है कि अगर जो मैं उनसे ये भी बोलता कि दिस इज़ नॉट इनफ, ये जो आपने वेलकम किया है मेरा, ये जो आप मेरे लिए चीयरिंग कर रहे हैं, कि आप खाली यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली आप आवाज़ निकाल सकते हैं। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर जो मैंने उस सिचुएशन में उनसे कुछ और मांगा होता वो मुझे वो भी दे देते। बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काईज, कहता है अगर जो मैंने उनसे ये भी बोल दिया होता कि तुम मेरे लिए जा करके सन लेकर के आओ, यॉन्डर मतलब फार अवे, कहता है मैंने अगर जो उनसे बोला होता कि स्काई में जो सन है उसको भी लेकर के आओ, तो वो उसको भी लेकर के आते। इतने खुश थे वो मेरे लिए। और कहता है वो लोग सन भी ला करके दे देते और मुझसे कहते दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, और फिर वो लोग मुझसे पूछते कि हम तुम्हारे लिए और क्या कर सकते हैं। कहता है कि हमारे सिटीजन्स, मेरे देश के सिटीजन्स इतने खुश थे मेरे लिए कि मैं उनसे अगर जो सन भी मांग लेता उसके लिए भी वो राज़ी हो जाते और मुझे ला करके दे देते। और उसके बाद भी वो कहते कि पेट्रियट हम तुम्हारे लिए और क्या कर सकते हैं। दिस इज़ द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट पीपल हैड फॉर दिस फेलो अ ईयर अगो, बट टुडे व्हाट इज़ द सिचुएशन, वो हम आगे पढ़ेंगे और आगे स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। आई होप सो फार दिस इज़ मेकिंग सेंस। Okay, we'll move forward and we'll see what we have in the third stanza. तो सेकेंड स्टैंजा में तो वो कहता है कि अगर जो मैंने अपने लोगों से सन भी मांग लिया होता कि क्या आप लोग खाली मेरे लिए आवाज़ ही निकाल सकते हैं, क्या मेरा इसी तरह से वेलकम करेंगे, गो एंड ब्रिंग द सन फ्रॉम द यॉन्डर स्काई, वो लोग वो भी ला करके दे देते मुझे और मुझसे पूछते कि और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। बट डिड दैट एक्चुअली हैपन, किसने किसके लिए क्या किया। नाउ विल सी इन द थर्ड स्टैंजा, क्या उसके लोगों ने उसके लिए कुछ ऐसा किया या फिर उसी ने हमेशा उनके लिए किया। विल सी इन द थर्ड स्टैंजा नाउ इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टैंजा। सो ही सेज अलैक इट वॉज आई हु लीव्ड द सन, कहता है लेकिन वो लोगों ने कुछ नहीं किया। अलास, अब वो सैड फील कर रहा है। अलास का मतलब होता है एक तरीके से जब आप सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं वो होता है अलैक या अलास आप बोल सकते हैं। तो कहता है अलैक इट वॉज आई हु लीव्ड द सन, लीव मतलब जंप करना। तो कहता है मैं इतने डिफिकल्ट मैंने टास्क किए, इट वॉज आई हु लीव्ड द सन, मतलब कि लीव्ड द सन लिटरली वो सन की तरफ नहीं गया, बट वो कहता है कि मैंने इतने डिफ़िकल्ट टास्क किए। बट अलैक इट वॉज आई हु लीव्ड द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, कहता है मैंने इतने डिफ़िकल्ट टास्क किए। तो अगर जो आप पहले दो लाइन्स के देखेंगे थर्ड स्टैंजा की, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया, दे ओनली वेलकम्ड हिम बट ही डिड the difficult of the difficult task. Not man could do have I left undone, कहता है मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो ना किया हो, जो एक इंसान के बस की बात होती है। I have done everything, किसके लिए? For my people, for my fellow citizens, I have done for them. What did my people do? They welcomed me, they were happy for me, but they have not done actually anything for me. But कहता है alack it was I who leaved the sun to give it to my loving friends to keep. और ये पहली दो लाइन्स ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो पेट्रियट है उसने बहुत सारा काम किया है अपने लोगों के लिए, इतने डिफ़िकल्ट काम किए हैं जितना कि सूरज को आसमान से तोड़ करके लाना हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल थिंग। अगर जो आप सूरज के पास जाएंगे आप जल जाएंगे। यहाँ से आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस है जहाँ पे एक फादर और सन का मेंशन किया गया है ग्रीक माइथोलॉजी में। आइकरस, ओके, आइकरस होता है और डेडुलस होता है, ये दो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। डेडुलस एक बहुत ही आर्टिस्टिक इंसान है। वो क्या करता है, वो और उसका बेटा आइकरस जो हैं वो एक जगह पे बंदी बन जाते हैं। तो जो डेडुलस है वो एक विंग बनाता है फेदर और वैक्स को यूज़ करके, और अपने बेटे को वो सजेस्ट करता है कि इसको पहन करके तुम उड़ तो सकते हो, यहाँ से निकल तो सकते हो, बट प्लीज़ डोंट फ्लाई टू हाई, इतना ऊपर मत जाना कि तुम सूरज की किरणों की वजह से वो जो वैक्स है वो गल जाए और तुम नीचे जा कर के
समुद्र में गिर जाओ। और उसको ये भी सजेस्ट करता है कि इतना नीचे भी मत जाना कि तुम्हारे जो विंग्स हैं वो एजियन सी के वाटर से भीग जाएं और तुम उसी में डूब जाओ। लेकिन आइकरस जो है वो अपने फादर की बात मानता नहीं और वो हाई एंड हाई उड़ता जाता है, और जैसे ही वो सन के पास पहुंचता है उसका वैक्स जो है, जो विंग्स बनाई थी उसके फादर ने, वो गलने लगती है और फिर वो जा करके एजियन सी में गिर जाता है और डूब करके मर जाता है। तो यहाँ से हम इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ से हमको पता चलता है कि हमको वही चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे बस की हैं। वी शुड नॉट डू थिंग्स दैट एक्चुअली शुड नॉट बी डन। वी शुड ऑलवेज नो आवर लिमिट्स। हमको हमेशा अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। इसीलिए गौतम बुद्धा बोलते थे दैट वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ। मिडिल पाथ इज़ द बेस्ट, ना ज़्यादा ना कम। आपको आज बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी तो वो पॉपुलैरिटी अचानक से कम भी हो जाएगी। यही हो रहा है पेट्रियट के साथ इस पोएम में। सो ही सेज नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन। कहता है ऐसा कोई भी काम, नॉट अ मैन कुड डू, कहता है कोई भी काम जो एक इंसान कर सकता है वो मैंने छोड़ा हो और ना किया हो। कहता है मैंने सब कुछ किया, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग अनडन एंड यू सी माई हार्वेस्ट। कहता है तुम मेरा हार्वेस्ट देख सकते हो। हार्वेस्ट होता है जब फाइनल आपने बुआई की है खेत में, आपने मेहनत किया है और फिर जब फाइनल आपको रिजल्ट मिलता है वो होता है हार्वेस्ट। तो बोलते नहीं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आपने सुना होगा ये बात, ये कहावत को सुना होगा। तो कहता है देखो मैंने बोया क्या था, मैंने लोगों के लिए प्यार बोया, मैंने उनके लिए मेहनत की, आई हैव डन एवरीथिंग, और मेरा हार्वेस्ट देखो व्हाट आई रीप। रीप मतलब मैं क्या काट रहा हूँ। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन। कहता है 1 साल हो गया है और 1 साल में देखो मैं क्या पा रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब ये प्रेजेंस में हमको ले चलेगा एंड विल सी व्हाट ही हैज़ टू गिव अस इन द 4th stanza. So far 3 stanzas, I hope all the 3 stanzas are clear and now we move on to the 4th stanza. अभी तक हमने बाकी तीनों stanzas में देखा कि पोएट अपने पास्ट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, 1 साल पहले उसका कैसे वेलकम हुआ था। लेकिन अब हम देखते हैं 3rd स्टैंजा आते आते वो कुछ रिग्रेट कर रहा है, उसने कुछ गलतियाँ की हैं और लोगों ने उसके साथ मे बी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा बिहेव नहीं किया है। सो विल मूव इन द 4th स्टैंजा एंड विल सी व्हाट द 4th स्टैंजा हैज़ टू ऑफर अस। आई विल रीड द 4th स्टैंजा एंड आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। तो अब वो आज की बात कर रहा है। आज जब वो ये बात को बता रहा है तब वो बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वही लोग जो 1 साल पहले पूरे बिल्डिंग्स पे बैठे हुए थे, पूरे स्ट्रीट्स में चारों तरफ खड़े हुए थे, हर तरफ खड़े हुए थे, उसका वेलकम कर रहे थे, आज वो लोग नहीं हैं। देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, जस्ट अ palsied few at the windows set, for the best of the sight is all allow at the shambles gate, or better yet by the scaffold's very foot I trow। तो कह रहा है कि अब आज जब मैं देखता हूँ 1 साल बाद तो कोई भी हाउस टॉप्स पे नहीं है। खाली कौन है? palsied few, जो पैरालाइज्ड हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वही विंडोज़ के सहारे में बैठे हुए हैं और कोई भी पूरे शहर में नहीं है। लेकिन लोग गए कहाँ हैं? वेयर आर दे? दे आर ऑल गोइंग टू द शैम्बल्स गेट। शैम्बल गेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्रिमिनल को एग्जीक्यूट किया जाता है, जहाँ पे उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है, जहाँ पे उसको मौत की सज़ा दी जाती है। तो अब सारे लोग कहाँ पे हैं? वही लोग जो उसको वेलकम कर रहे थे, उसको एज अ हीरो वेलकम कर रहे थे, आज कहाँ हैं? आज वो लोग उसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए शैम्बल्स गेट में सब पहुँच गए हैं। सबको बेस्ट सीट चाहिए, बिकॉज द बेस्ट साइट कम्स एट विच प्लेस? एट द स्कैफोल्ड्स वेरी फुट। कहता है जहाँ मैं जा रहा हूँ तो जिस जगह पे उसको हैंग किया जाएगा, स्कैफोल्ड जो एक ऐसा आपको एरिया दिखेगा जहाँ पे उसको हैंग किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस, यहीं पे सब बैठना जा रहे हैं। एज इफ़ जैसे मूवीज़ में हम बालकनी का टिकट लेते हैं बेस्ट साइड के लिए, वैसे अब वही सेम लोग जो उसको वेलकम कर रहे थे एज अ हीरो, अब उसके एग्जीक्यूशन को देख करके एंजॉय करना चाहते हैं। तो सी विद इन अ ईयर, 1 साल में इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज होता है आपके लिए। दिस इज़ व्हाट दिस पोएम इज़ टीचिंग अस, दिस इज़ व्हाट विल लर्न फ्रॉम दिस पोएम कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आप आज पॉपुलर हैं तो कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सो वी ऑलवेज नीड टू बी बैलेंस्ड and we need to live a balanced life as well. So this was the 4th stanza, जहाँ पे हमने देखा कि people are now very eager, the same people who are welcoming him, they are very eager to look at his execution, जब उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा और उसको
मौत की सज़ा सुनाई जाएगी. So this was the fourth stanza. Let us move to the explanation of the fifth stanza. तो फिफ्थ स्टैंजा में वो बताता है कि अब जो प्रेजेंटली वो जा रहा है शैम्बल्स गेट की तरफ, कोई भी वहाँ पे नहीं है, सारे लोग जो खाली पैरालाइज लोग हैं जो चल नहीं सकते, हो सकता है अगर जो वो चल सकते थे तो वो भी जाते शैम्बल्स गेट में उसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए, और उसको किस तरह से ले जाया जा रहा है वो ये बताता है फिफ्थ स्टैंजा में. आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स द रोप कट्स माई रिस्ट बिहाइंड. कहता है कि आई गो इन द रेन, जब उसको ले जाया जा रहा है तो बारिश हो रही है. एंड मोर देन नीड्स A rope cuts my wrist behind. कहता है ज़रूरत नहीं थी, it was not needed, but still my hands have been tied and they have been tied so tightly. उसके हाथों को इतने टाइटली बांधा गया है रस्सी से कि उसके हाथ ब्लीड कर रहे हैं. A rope cuts my wrist behind. He says it was not needed. मैं भागता नहीं, I would have not run away, but still they have tied my hand. इससे एंगर पता चलता है लोगों का कि लोग उससे कितना गुस्सा थे. It was not needed. He could have not run away anywhere, लेकिन फिर भी उसके हाथों को बांध दिया गया. And I think by the feel of my forehead bleeds for the fling whoever had a mind. वो कहता है और मैं फील कर सकता हूँ, अगर जो उसके हाथ खुले होते तो वो टच करके देख सकता था, but he can feel that his forehead is bleeding because people who think they are doing good. जब ये लाइन कहता है, read this line and please make a note. Whoever has a mind, very important line. This is ironical and this is sarcastic. जो भी लोग अपने आप को सोचते हैं कि उनके पास माइंड है, दे आर यूजिंग देयर माइंड इन अ रीजनेबल वे, वो लोग उसके ऊपर क्या मार रहे थे? पत्थर मार रहे थे. दे वर हिटिंग स्टोन्स एट हिम, दे वर हर्लिंग स्टोन्स एट हिम. द सेम पीपल वर वेलकमिंग हिम अ ईयर अगो विथ व्हाट? विथ मॉर्टल, विथ रोजेस ऑन द स्ट्रीट्स एंड एवरीवेयर. अब वो सेम लोग उसके ऊपर क्या फेंक रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं. स्टोन दैट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड, बट ही एक्सेप्ट्स दैट मे बी इन द लास्ट 1 year आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. मे बी ही फील्स दैट ही हैड नॉट डन इट in all his senses or willingly. Something happened because he was not much aware of that situation, but still he feels that his act was not so bad that he should have been punished so brutally. So he says that they do it for my years misdeed. They hurl stones at me, my forehead is bleeding, my hand, my wrist is bleeding, and it has been tied with a rope. तो उसके हाथों को बांध दिया गया है, उसका हेड forehead bleed कर रहा है, and he is moving towards the shamble gate, towards the end of his life. Fifth stanza, I hope every word, every line is clear. We move on to the last stanza and we'll see how the poem ends. तो last stanza में वो बताता है, thus I entered and thus I go. In triumphs people have dropped down dead, paid by the world, what dost thou owe me? God might question. Now instead it is God shall repay. I'm safer so. तो कहता है thus I entered and thus I go. कहता है किस तरह से मैं आया था और किस तरह से मैं जा रहा हूँ. 1 साल पहले मैं किस तरह से आया था और किस तरह से मैं जा रहा हूँ. We have seen the difference. 1 साल पहले उसको किस तरह से वेलकम किया गया था और आज कैसे वेलकम किया जा रहा है. And we can ourselves judge that was it good, was it not. And we all come in this world, we all have to leave this world. So he says, thus I entered and thus I go. In triumphs people have dropped down dead. So he feels that this is a kind of a victory for me. When people think that they are punishing me, maybe I am getting all the punishment of my misdeeds in this world, because when I go to God, जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मैं भगवान से बोल सकूंगा, मैं ईश्वर से बोल सकूंगा that I have already paid for my misdeeds in that world, paid by the world. What dost thou owe me? तो कहता है then God will not ask me, because I would have already paid for my misdeeds to this world, so God will not punish me. And rather than going to hell, then where I can go? I will go to heaven. God might question. कहता है God will not question me, and maybe he will say that what else do I need from you? You have already paid for your mistakes. You have already done it in the world where you lived. So he says, in triumphs people have dropped down dead. People might think that this is my plight, but this is actually my victory, he wants to say. He says, it is God shall repay, I am safer so. So he says that when I will meet God, I will say to God that God, if you think that I have done anything worthy of getting repaid, you repay me, because I don't expect from humans to get what I deserve. So he says,
I will meet God one day. So again that concept when I told you कि विक्टोरियन एरा में क्या हो रहा था, डिक्लाइन ऑफ फेथ इन गॉड, उसका डिक्लाइन हो रहा था. तो वो लास्ट लाइन से जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड करता है, जब वो मैसेज देता है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, द फाइनल जज ऑफ योर मिसडीड्स, योर डीड्स विल बी हु? इट विल बी गॉड. This world can judge you, but that will not be the final decision. Who will be the ultimate judge? It will be God who will judge you. So he says, when I will meet him, it is God shall repay, I am safer so. And he says, and then with God I will be safe. So this was your poem. This poem tells us about the fickle mindedness of people, how people can change within short span of time. तो किसी के praise को बहुत ज़्यादा seriously ना लेकर के, you should always self assess yourself and you should always try to be in the reality and not lost in someone's praise or someone's adulation, because all these are temporary. People will be with you जब तक उनको आपको ज़रूरत है, they'll praise you. When anything happens, anything goes wrong, then they will start to criticize you. This is the human nature and this will keep on happening. So I hope this poem is understood, and now you'll be able to answer any question that comes on this poem and you'll be able to explain. So thank you, keep watching more videos and keep commenting and giving your suggestions that how we can work more in getting things better, and we'll be working on those ideas. Thank you.